हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कैरियर रिन्यूअर में। स्टूडेंट्स, हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर है उसमें बताया था एलिमेंट क्या होता है और अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट और इन सी वाटर एंड इन बॉडी, लिविंग बॉडी। इसमें हमने बताया था इसके बारे में। अब स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नन मेटल क्या है और नन मेटल से रिलेटेड कुछ नोट्स पॉइंट बताएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स को कैसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। और स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, और जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले नॉन मेटल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि नॉन मेटल वैसे एलिमेंट होते हैं जो जिसके एटम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपने एटम पर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है। तो ध्यान में रखना आपको कि वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपने एटम पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे मान लो कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है 2,7। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका कन्फिग्रेशन होगा 2,8 और फ्लोरीन पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, तब उसको आप बोलोगे फ्लोराइड आयन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम आपको बताते हैं जो आप समझिएगा। नेक्स्ट आप देखोगे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में आप देखोगे नॉन मेटल किसको कहोगे। तो आप देखो नॉन मेटल एलिमेंट which forms negative charge on its atom by gain of one or more electron। वन और मोर इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है कोई एलिमेंट का एटम और अपने एटम पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है तो वैसे एलिमेंट को आप नॉन मेटल कहोगे। अब जैसे देखो आप, जैसे मान लो कि एक एलिमेंट X है, वो N इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो N आएगा। आप देखो समझोगे, अगर एक एलिमेंट है, मान लो कि ये X एलिमेंट है और अगर ये गेन करता है Ne इलेक्ट्रॉन, तो इस पर देखोगे जो चार्ज आएगा उसको हम लोग लिखेंगे X N नेगेटिव, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है 2,7, देख रहे हो 2 और 7 है। आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज होती है कि वो उसके एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और आप लोग जानते हो कि प्रत्येक एटम चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करता है तो गेन करने पर इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो 2,8 होगा, और इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि फ्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड आयन। अब स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो एटम है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, मतलब जितना प्लस वाले पार्टिकल है उतना माइनस वाला पार्टिकल है, इसलिए देयर इज नो चार्ज ऑन फ्लोरीन एटम। लेकिन आप देखो ये जो फ्लोराइड आयन है इसमें प्रोटॉन की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज्यादा होता है। दैट मीन्स प्रोटॉन इसमें 9 होगा और इलेक्ट्रॉन 10 होगा, तो नेगेटिव एक ज्यादा है इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखो इसी तरह से हम बताने जा रहे हैं आपको ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन होता है 2 और 6, तो 6 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस केस में इसको हम लोग ऑक्साइड आयन पढ़ते हैं। अब देखो ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा, लेकिन ऑक्साइड आयन में प्रोटॉन से बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप देख रहे हो
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन होता है 2,5 होता है। आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन इसका देखो, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। और इस कंडीशन में नाइट्रोजन पर देख रहे हो 3 नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। और जब नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज आया तब इसको हम लोग अब नाम देंगे नाइट्राइड आयन। और इस केस में भी आप देख रहे हो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन इसमें देखो 5 और 2 7 है, लेकिन अब आप इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रॉन भी 7 था इस केस में, नाइट्रोजन के केस में। लेकिन जो नाइट्राइड आयन देख रहे हो इसमें आप देखोगे प्रोटॉन की जो संख्या है वो 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज 3 आया। अब स्टूडेंट्स आगे आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, उसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल हैं, जैसे क्लोरीन जिसका कन्फिग्रेशन होता है 287 और ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्लोराइड आयन बना लेगा। उसी तरह से आप देखो सल्फर का जो कन्फिग्रेशन होता है 286, ये इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर आपको बना लेगा सल्फाइड आयन। और नेक्स्ट आप देखो फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो कन्फिग्रेशन होता है 285 होता है। ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाएगा और उस कंडीशन में अब ये बना लेगा फॉस्फाइड आयन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि नॉनमेटल वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपने एटम पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है। तो स्टूडेंट्स आप नॉनमेटल के बारे में आप सीखे, और पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको मेटल के बारे में कि मेटल वैसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर अपने एटम पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है। जब पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट अगर किसी एलिमेंट के एटम पर होता है तो समझिए उसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के एटम पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है तो आपको समझना है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप नॉनमेटल और मेटल के डिफिनेशन समझ गए होंगे और एग्जांपल्स भी आप लोग समझे होंगे। अब आपको स्टूडेंट्स हम आगे बताते हैं, वो आप देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल या मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आपसे पूछ दे ऑन द अर्थ क्रस्ट तो आप बताओगे ऑक्सीजन। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट या मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल पूछेगा तो आप बताओगे ऑक्सीजन। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछा जाए तो आप बताओगे एल्युमिनियम। तो स्टूडेंट्स आगे हम आपको बताने जा रहे हैं लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सी से, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा जाए आपको कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जो आपको 25 डिग्री सी पर दैट मींस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका आंसर आप बताओगे ब्रोमीन। बताओगे आंसर ब्रोमीन, कि ब्रोमीन को लिक्विड नॉन मेटल कहा जाता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आपको मेटल पूछा जाए, लिक्विड मेटल बताओ रूम टेम्परेचर पर, तो उसका बताओगे मरकरी, सिंबल होता है Hg। तो मेटल पूछा तो आप बताओगे मेटल के बारे में कि मेटल कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो आप बताओगे मरकरी। लेकिन नॉन मेटल पूछे कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पर दैट मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप आंसर करोगे ब्रोमीन। अब स्टूडेंट्स आगे आप देखोगे नॉन मेटल केप्ट इन वाटर, तो आप आंसर याद रखोगे व्हाइट फास्फोरस को रखा जाता है वाटर में। और आप पढ़े थे मेटल में किरोसिन, मेटल जो सोडियम है उसको किरोसिन में रखा जाता है, किरोसिन ऑयल में। तो स्टूडेंट्स आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम लोग वाटर में केप्ट करते हैं, तो वो आपको हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस। लिक्विड नॉन मेटल कौन है, तो ब्रोमीन। मोस्ट अबेंडेंट जो नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट पर वो कौन है, ऑक्सीजन।
नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, नॉन मेटल व्हिच शोज मेटेलिक लस्टर। ध्यान से देखोगे, कह रहा कि आप वैसे नॉन मेटल का नाम बताओ जिसमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे कि मेटल में मेटेलिक लस्टर शो करने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन नॉन मेटल में मेटेलिक लस्टर शो करने की प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन एक नॉन मेटल है सॉलिड आयोडीन जिसमें मेटेलिक लस्टर शो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल व्हिच शो मेटेलिक लस्टर, तो उसका आंसर आप याद रखोगे आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप देखोगे, नॉन मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन मेटल जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो आप आंसर करोगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। लेकिन किस केस में? नॉन मेटल के केस में। और ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट आपको ध्यान में रखना है, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन का। जैसे डायमंड भी होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप किसका? कार्बन का। ग्रेफाइट भी है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कार्बन का। बकमिंस्टर फ्लोरीन जिसको C60 लिखते हैं, ये भी कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। लेकिन इन तीनों एलोट्रॉप में आपको ध्यान रखना है जो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो कौन होता है? ग्रेफाइट। अब सवाल उठता है कि ग्रेफाइट जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेक्सागोनल होता है। और हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कार्बन, प्रत्येक कार्बन एटम जो होते हैं उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दूसरे कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं प्रत्येक कार्बन का, और 1 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन का फ्री रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर आगे की ओर कंडक्ट होने लगता है। लेकिन आपको डायमंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक कार्बन का, वो अदर 4 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, और उसके पास फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो आपको बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तक सीखे। अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखो, आपने पढ़ा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं मेटलॉइड्स, जिसको कि हम लोग सेमी मेटल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग को याद रखना है एलिमेंट्स व्हिच शोज both the properties of non-metals and metals are called semi-metals और metalloids। अब देखो मेटलॉइड्स का एग्जांपल आप याद रखोगे, जैसे बोरोन, ये आप देख रहे हो बोरोन। इसके बाद आप देखो सिलिकॉन, बोरोन का सिंबल B, सिलिकॉन का SI, आर्सेनिक का AS। इसी तरह से आप देख रहे हो ये आप एंटीमनी जिसको स्टेबियम कहा जाता है, सिंबल SV। उसके बाद देख रहे हो जर्मेनियम जिसका सिंबल होता है Ge। उस तरह से आप देखो टेलुरियम जिसका सिंबल T, पोलोनियम जिसका सिंबल PO। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ये सभी जो है क्या है? सेमी मेटल्स है, और मेटलॉइड्स भी इसको हम लोग कहते हैं। अब देखो मेटलॉइड्स को आप अगर रिमेंबर करना चाहोगे कि कैसे हम मेटलॉइड को याद रखें, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको यहाँ पेश किया गया है, देखेंगे आप। जैसे देखो बोरोन है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, और देख रहे हो टेलुरियम और पोलोनियम। तो स्टूडेंट्स आप बोरोन के लिए याद रखोगे बाबा, सिलिकॉन के लिए साई, आर्सेनिक के लिए आशा, और एंटीमनी के लिए सब, जर्मेनियम के लिए गैर, टेलुरियम के लिए तेल, टेलुरियम के लिए तेल आप याद रखोगे, टेलुरियम के लिए आप तेल याद रखोगे, और पीओ का मतलब पावे। तो ध्यान देना है कि आप अगर मेटलॉइड को याद रखना चाहते हैं एक सिंपल से ट्रिक से, तो आपको याद रखना है बाबा, साई, आशा, सब गए, तेल पावे, है ना। बाबा, साई, आशा, सब गए, तेल पावे। इस तरह से अगर 1-2 बार आप बोल लोगे तो तुमको याद रह जाएगा कि मेटलॉइड क्या होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप याद रखोगे बाबा, साई, आशा, सब गए, तेल पावे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स देखोगे आप लोग ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में। तो आपको याद रखना है जनरली मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसेज। जैसे देखो मान लिया जाए कि सोडियम है, सोडियम के ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा जो एक बेस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है और वाटर से जब रिएक्ट कर रहा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। तो इस तरह से आप देख रहे हो। अब आपको देखना है आगे का जो पॉइंट्स वो आप देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कुछ याद रखने वाली बात क्या है, बात यह है कि सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कुछ जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और आप लोग को याद रखना है एम्फो जो प्रीफिक्स होता है एम्फोटेरिक जो वर्ड है उसमें एम्फो का मतलब होता है बोथ, मतलब दोहरा नेचर शो करने वाला। तो यहाँ दोनों नेचर शो करता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी और एसिडिक भी, मतलब मेटल के वैसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करे बेसिक भी नेचर शो करे, दैट मींस दोनों तरह के नेचर को शो करे, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जैसे देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे? तो आप देख रहे हो जिंक ऑक्साइड है HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर ZnCl2 प्लस वाटर बना रहा। तो देखो यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है HCl के साथ कैसा नेचर शो कर रहा, बेसिक नेचर शो कर रहा। उसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखोगे ये जो जिंक ऑक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा और ये बना रहा सोडियम जिंकेट H2O। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आप याद रखोगे Na2ZnO2। इस तरह से आपने देखा जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ बेस के जैसा और बेस के साथ एसिड के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे आप देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब आप देखोगे कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या करता है HCl के साथ रिएक्शन कर एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है और इस कंडीशन में आप देखो HCl के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो कर रहा क्योंकि यहाँ जो HCl है वो देख रहे हो एसिड है। उसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो ये देखो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है आप देख रहे हो कि NaOH यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है, NaOH यहाँ देख रहे हो ये बेस है, NaOH बेस है और इस बेस के साथ यहाँ जो Al2O3 है ये कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान में रखोगे कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो बेस के साथ एसिडिक नेचर और एसिड के साथ बेसिक नेचर शो करता है। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको आप याद रख सकते हो इस तरह से। आप देखो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, आप लोग नाम सुने होंगे जियान का, किसका नाम सुने हैं? जियान का। तो आप याद रखना जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इस ट्रिक को आप अगर याद रखोगे तो जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो आपको याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप को हम बताने जा रहे हैं ट्रिक और ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को। तो स्टूडेंट्स आप देखो इसमें देखो ये जो आप देख रहे हो ZnO जिंक ऑक्साइड, इसके लिए याद रखना जियान है ना, और ब्रैकेट में आपको लिखे गया ताकि सेंटेंस को मिलाया जा सके। इसी तरह से आप देखो Al2O3, इसके लिए याद रखोगे एलिगर्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये देख रहे हो बेरिलियम ऑक्साइड, इसके लिए वेट और क्रोमियम ऑक्साइड के लिए कार, दोनों को मिला देंगे तो बेकार। क्लियर हो गया?
उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो समझिएगा क्या है। ये देखो क्रोमियम ऑक्साइड तक हम लोग देखे थे। उसके बाद देखिए गैलियम ऑक्साइड, इसके लिए आप याद रखना गाया। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पीबीओ, इसके लिए पंजाबी। उसके बाद आप देखो SnO2, इसके लिए सॉन्ग। उसके बाद आप देखो As2O3, इसके लिए आप याद रखोगे। उसके बाद उसी तरह से आपको देखो Sb2O3, इसके लिए सब लोग। उसी तरह से आप देखो Bi2O3, जिसके लिए बीमार। और यहाँ हो मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेंटेंस को मिलाने के लिए। और इसके बाद आप देखो GeO2 गए। तो ये आपको सेंटेंस को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ोगे तो जियान गया, अलीगढ़, बेकार गाया, पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। आप देखते होगे डोरेमोन नोबिता, आप टीवी कार्टून में देखते होगे तो उसमें जियान का कोई गाना सुनना पसंद नहीं करता है। तो उसी तरह से आपको जियान और डोरेमोन जो कार्टून है उसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जियान गया अलीगढ़, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। और कैसे याद रखना है, ZnO के लिए जियान, Al2O3 के लिए अलीगढ़, बेरिलियम ऑक्साइड के लिए वे, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के लिए कार, उसके ये दोनों को एक साथ अगर बोलोगे तो बेकार। ये जो गैलियम ऑक्साइड है Ga2O3, इसके लिए गाया। PbO ये जो लेड का ऑक्साइड है जिसमें लेड की वैलेंसी +2 है, ये पंजाबी। SnO2 जिसमें यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, सॉन्ग। As2O3, उसके बाद Sb2O3, सब लोग। Bi2O3 बीमार ब्रैकेट में हो, और GeO2 गए। स्टूडेंट्स इस तरह से आप याद रख सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से अगर आपको पूछ दिया, 4 चॉइस दे दिया, उसमें से एक पूछ दिया, तो अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स में ध्यान रखना है कि जनरली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स, है ना। जैसे आप देखो ये जो देखो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और आप देख रहे हो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने एसिडिक लिखा। SO3 इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड कहोगे, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर रिएक्शन करता है H2O के साथ तो ये बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन कर एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, जैसे देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन करके ये फास्फोरिक एसिड बना रहा है। सो आप यहाँ पर आपने देखा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। इतना आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो पॉइंट है कि कुछ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन कर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल प्रॉपर्टीज के होते हैं, दैट मींस ना तो वो एसिडिक नेचर शो करता है और ना ही बेसिक नेचर शो करता है। या आप कह सकते हैं डू नॉट फॉर्म सॉल्ट्स व्हेन रिएक्टेड विद एसिड्स और बेसेज। और आप ध्यान से देखो, हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर ये जो है साल्ट नहीं बनाता हो, या आप कह सकते हो वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो न तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे न ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करे, वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। स्टूडेंट्स
आपके एग्जाम में न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में पूछा जाता है, 4 चॉइस दे देगा और उसमें पूछ देगा कि कौन सा नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड यही सब है, कुछ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। अब स्टूडेंट्स आप देखो नाइट्रस ऑक्साइड को आप लाफिंग गैस भी कहते हो, और इस लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरह से आप देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखो वाटर H2O, और ये जो मैग्नीज 4 ऑक्साइड MnO2, दैट मीन्स यहाँ देख रहे हो Mn, ये आप देखो ऑक्सीजन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो आप देखोगे ये जो आपका मैग्नीशियम है इसका होता है +4, तो इसी से नाम इसका लिखा गया मैग्नीज 4 ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल के आपने डिफिनीशन को देखा, उसके एग्जांपल्स को देखा, उसके बाद आपने देखा कुछ उसके नोट्स पॉइंट को नॉन मेटल से रिलेटेड। इसके बाद आपने ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स को देखा, इसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में देखा, इसके बाद आपने नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में पढ़ने के बाद लास्टली मैंने बताया कि नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको न्यूट्रल होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक। स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल द कैरियर एंडीवर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।